चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज बहुत ही ऐतिहासिक टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, खासकर से वो लोग जो बीटेक वाले नहीं हैं। अगर आप में से कुछ लोग बीटेक वाले हैं और आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है बीटेक में भी, तो ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा। और ये टॉपिक जब आएगा, या तो 1 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, मीन्स इसमें से एक दो क्वेश्चन आपका आ सकता है, अदरवाइज जो है 5 मार्क्स का टॉपिक बनता है। बहुत फ्रेश माइंड से आप लोग बैठे हैं, इसीलिए इस क्लास को हमने सुबह रखा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा। अपना नाश्ता जिसने बनाना हो वो बाद में बना लीजिएगा, खाना हो वो क्लास के साथ खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान स्क्रीन पे रहे, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो जैसा कि टॉपिक का नाम आप देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से मतलब ये है, जो हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन कोई बता सकता है क्या होती है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बिल्कुल ठीक। और जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ी है लेकिन कुछ समय से हमारी वाली क्लास ले रहे थे, सैम्पलिंग वाली, डिस्ट्रीब्यूशन वाली, तो उसमें लीनियर इक्वेशन का हर टॉपिक में एक बार जिक्र आ गया है। यहाँ पर भी हम लोग उसी लीनियर इक्वेशन से हम लोग लीनियर जो इक्वेशन है उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसीलिए इस टॉपिक का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जो आपको किसी रिजल्ट तक ले जाती हैं, उसका मतलब प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो उन्हीं लीनियर इक्वेशंस को वो करने के लिए ये चैप्टर है आपका। ठीक है। और जिन लोगों ने मैंने फिर बताया कि मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ी है, तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा, वो बहुत ऐसी बात नहीं, बस आपको कंसंट्रेट होने की जरूरत है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, शुरू करें। सर ये कौन सी बुक में आएगा? ये एबीएम के यूनिट नंबर 18 है। एबीएम की यूनिट नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी मॉड्यूल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। ठीक है। और हमारे किसी भी चैनल पर ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ाता हुआ देखा मैंने आज तक। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग। और हमने जिसे देखा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4y इज इक्वल टू 7 प्लस 2x। मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस 6। आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन इनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर है। ऊपर तीनों लिनियर, 1 2 3 linear, 4 is the quadratic. ये क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक। सर फर्स्ट टू। फर्स्ट थ्री फर्स्ट थ्री इक्वेशंस जो हैं लीनियर है। उसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि इसमें दो वेरिएबल या उससे कम वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल या उससे कम वेरिएबल होते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक और मैं लिख देता हूँ कि 3y इज इक्वल टू 9। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लेकिन ये जहां पर भी किसी भी टर्म की पावर मोर देन 1 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से इस चैप्टर में कुछ सीखेंगे हम। ठीक। अब अगर बात आए तो क्यों ये आपके चैप्टर में रखा गया है, इसकी बात करते हैं पहले। देखिए, आपने अपने किसी गली में, मोहल्ले में
एक ऐसी दुकान देखी होगी जो 30 ईयर ओल्ड है, ठीक है, और मेन मार्केट में है, ठीक, और उसका साइज जो है 20 x 15 फीट है, यानी 300 स्क्वायर फीट है, ठीक है। वहाँ पर एक ओनर है और एक वर्कर है, और उन्होंने वहाँ पर एक क्या लगा रखी है, फोटोस्टेट मशीन लगा रखी है, और वो 10,000 रुपये महीना अर्न करते हैं। इनका एक बच्चा है, ये गलती दिया मैंने, ओनर होता है, ओनर, ठीक है, ओनर वर्कर, ठीक है। उनका एक सन है, और वो एक अच्छे MBA कॉलेज से ये चैप्टर पढ़ के आया, ठीक है। और एक और सन है, दूसरा सन, सन नंबर 1 है, सन नंबर 2 है। उसने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करी, केवल वो ग्रेजुएट है, ठीक है। अब ये दोनों बच्चे एक प्रपोजल अपने फादर को देते हैं। ये कहता है कि हम यहाँ पर जूस की दुकान खोलेंगे, जूस सेल करेंगे, ठीक है। और ये कहता है कि हम इसमें एक कंप्यूटर और लगाएंगे, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटर लेंगे, ठीक हो गया। और उसके साथ हम लोग एक कुरियर का काउंटर खोलेंगे, और एक जगह में बैठ करके अपना कंसल्टेंसी चलाऊंगा, ठीक है, ठीक है। कौन बच्चा पास होगा, कौन बच्चा फेल होगा, आपको बताना है। दोनों ही बात होंगे सर। पहला वाला जो A first one. कौन सा पास होगा? पहला First one. MBA college. वाला आपको लगता है MBA कॉलेज, किसी को लगता है ग्रेजुएट। देखो, आप जब भी बोलोगे कौन पास होगा, तो आपको मुझसे कुछ और जानकारियां चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम भी है उस दुकान के साथ, जैसे वहां पे वाटर की जो सप्लाई है, वाटर की जो सप्लाई है वो ओनली फॉर 3 आवर है। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वो 3 आवर कट होती है, ठीक है। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो केवल मॉर्निंग में 10 to 5 मिलता है, ठीक है। और जो जूस है वो क्रेडिट पे सेल करते हैं, मीन्स रोज पिलाते हैं, आसपास की दुकान को महीने में पेमेंट मिलता है उसको, ठीक है। और आपके जो वर्कर हैं वो डेली, जूस वाले की बता रहा हूँ, डेली जो है 200 रुपये उसको चाहिए, ठीक है। आपके पास कैश अवेलेबिलिटी ओनली 1000 रुपीज रहती है। ये जितनी प्रॉब्लम मैंने लिखी है, ये प्रॉब्लम मेरी क्या है, कांस्टेंट है, क्या मेरे उस बिजनेस के कांस्टेंट हैं, हर्डल्स हैं। तो मैं कोई भी डिसीजन लूंगा, उस डिसीजन लेने से पहले मुझे इन हर्डल्स को भी देखना पड़ेगा। जैसे उसने कहा पापा मैं जूस सेल करूंगा, बहुत बढ़िया काम है, 50 रुपए किलो अनार लाए और 200 का जूस में बिकता है, ऐसे कुछ भी। तो उसके फादर ने तुरंत बोला
कि बेटा यहाँ पानी जो है 3 घंटे आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे बेटे ने बोला मैं कंप्यूटर लगाऊंगा, कुरियर खोलूंगा, कंसल्टेंसी खोलूंगा, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा कट रहता है, ठीक है। ऐसे ही जो ऑपरेटर है वो 5 बजे बाद चले आता है और 5 बजे बाद ही हमारे पास काम आता है, ठीक है। जूस वाला क्रेडिट पे सेल करता है और उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी कितनी है, 1000। तो अगर ये आपका वर्कर जूस वाला 5 दिन तक पैसे ले गया तो आपकी कैश अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है उनको ध्यान में रखते हुए अपनी जो जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, इन कांस्टेंट को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में कवर किया गया कि आप कौन सा डिसीजन लें कि आपका कांस्टेंट कहीं आपको रोके ना, और आपका जो आज प्रॉफिट हो रहा था, जो यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, वो कैसे बढ़े, ठीक है। तो अगर आप फुल टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर रख रहे हैं तो आपको लगा कि फुल टाइम रखेंगे तो उसे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन दिन में 3 घंटे लाइट क्या होती है, कट होती है। तो आपको क्या डिसीजन करना पड़ेगा, ये वाला काम कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा पार्ट टाइम। क्यों, फुल टाइम करेंगे वो ऑपरेटर बैठा रहेगा, अर्निंग उतनी होगी नहीं, तो आप जिस समय पे लाइट कट होती है उसके बाद का टाइम रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये जूस वाले के लिए बात हुई। तो हो सकता है कि कई दुकानों में आपने देखा होगा कि जूस या चाय की दुकान सुबह सुबह खुलती है या शाम को खुलती है, मतलब पार्ट टाइम। तो पानी की सप्लाई के अकॉर्डिंग उसने वो कर लिया, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अपने रनिंग बिजनेस को मैक्सिमाइज तक ले आना। देखो अर्न तो यहाँ भी कर रहा था, और आप भी एक बात सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी दुकान में केवल एक काम करके, केवल एक काम करके जो फोटोस्टेट मशीन है, केवल उस मशीन से कितने रुपए कमाए जा सकते हैं, 10,000। तो इतनी बड़ी दुकान है, मेन मार्केट में है, तो आप भी सोचेंगे केवल एक फोटोस्टेट मशीन करके वो कर रहे हैं। या ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी दुकान है और उसने केवल थोड़ा सा 4-5 डब्बे टॉफी वगैरह के रखे हुए हैं। आपने देखा ओल्ड एज में कई लोग अपना टाइम पास करने के लिए दुकान में बैठे रहते हैं, चाहे सेल्स कितनी भी हो, लेकिन उनका दिन पूरा वहां पर पास हो जाता है, ठीक है। तो ये देखते हुए ये प्रॉब्लम आपके उसमें आई है, और ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, पता है कहाँ पर, आपकी ब्रांच में एक ये पोस्ट होती है, आप में से कोई होंगे भी, ठीक है, अकाउंटेंट। तो आजकल बैंकों ने नाम उसके सर्विस मैनेजर वगैरह वगैरह, हॉल इंचार्ज वगैरह नाम दे दिए, अकाउंटेंट होते हैं। और अगर आप 25 से 30 स्टाफ वाली ब्रांच के अकाउंटेंट हैं तो आपको मॉर्निंग में 9 to 9:45 सबसे चैलेंजिंग टाइम होता है। क्यों होता है जरा बताएं तो। सियाराम ज्वेलर जी गुड मॉर्निंग। दर्शन सरिया गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए। इसका मतलब कोई अकाउंटेंट नहीं है। Java location, sir. सर पर ब्रांच तो 10 बजे खुलती है, तभी तो हम बता रहे हैं। तो सर ये तो चलो ऐसा हम कर लो, ट्रैवल कर रहे होते हैं रास्ते में। 9 उनको सर to पहले आके ईओडी सॉरी बीओडी वगैरह ये सब करना पड़ता है, कैसे ये अभी तो करना, ऑटोमेटिक होती है इन सर, आउट। तो अब तो ऑटोमेटिक हो जाती है। चलो टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे, लेकिन जो आप बोले ब्रांच 10 बजे खुलती है, आरबीआई के अकॉर्डिंग 9:45 आपके काउंटर खुल जाने 9:45 चाहिए। बिल्कुल। 9:45 आपके काउंटर खुल जाने चाहिए, 10 बजे बैंकिंग चालू हो जानी चाहिए।
हाँ, कस्टमर कस्टमर सर्विस 10 डीलिंग बजे हो मिलनी जानी चाहिए, चाहिए, ठीक है। तो काउंटर मैंने रेडी चलो रहनी चाहिए। 10:15 तक ले लिया। वो इंतजार करता है कोई व्हाट्सएप पर कोई मैसेज इसका तो नहीं आ गया, लीव। ठीक है। कि 5 लोग छुट्टी पे आज, अब 5 लोग छुट्टी पे हैं, आपकी ब्रांच है, आपके ऐसे काउंटर बने हुए हैं और अलग अलग काउंटर हैं। एक मान लिया क्रेडिट का काउंटर है, एक में मान लिया आपकी आरटीजीएस एनएफटी ये सब करते हैं, एक एफडी और आरडी और डिपॉजिट लेता है, एक आपका जो है पासबुक प्रिंटिंग और टेलर है, एक कैशियर है, ऐसे करके है। पता लगा इसमें से ये वाला आरटीजीएस वाला आज क्या आ गया, छुट्टी में आ गया। तो क्या करेंगे आप, दूसरे को बैठा देंगे ना, ऐसे करते होंगे। लेकिन जी जिस दूसरे को बैठाएंगे उसको अपना काम भी करना है और उसके साथ साथ ये काम भी करना है। तो आपको ऐसा बैठाना पड़ेगा जो दोनों काउंटर को संभाल ले, ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया तो कोई काउंटर थोड़ा सा उसका सफर हो गया, वहां कस्टमर नाराज हो गया, उसे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। तो जब कोई छुट्टी जाता है तो आपको कांस्टेंट आते हैं बहुत सारे। एक तो मैन पावर कम हो गई, दूसरा दूसरे आदमी को जब दूसरी जगह बैठाते हैं तो उसका काम पेंडिंग में होता है, प्लस वो ये काम कर, जैसे मान लिया ये क्रेडिट वाला छुट्टी में बैठ गया, छुट्टी में आ गया, तो किसको बैठाते हैं आप आमतौर पर। जब क्रेडिट वाला छुट्टी में रहता है तो वो सीट आमतौर पर क्या रहती है, खाली रहती है। क्योंकि उसके लिए वो एक्सपर्ट आदमी चाहिए, ठीक है, जिसको लोन प्रोसेसिंग करनी आती हो। तो आपके पास नहीं है तो कांस्टेंट है, या किसी को आती है तो वो पहले ही एक इंपॉर्टेंट सीट संभाल रहा है, तो आप करेंगे भैया सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक यहाँ बैठ जाओ, फिर अपना आरटीजीएस देख लो, फिर शाम को 4 से 5 बैठ जाना। तो मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो सब चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं, ये मैनेज विद द हेल्प ऑफ क्या, सर, और अगर 2 से 3 लोग और छुट्टी पे हो तो अकाउंटेंट को ही सब करना पड़ता है कैश को छोड़ के। सर कोई बैठता नहीं है सर, खुद को बैठना पड़ता है हम लोगों को, हमारी कोई हाँ सुनना ठीक, नहीं है सर वहाँ पे। चलो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स दूर करने का मैथमेटिक्स तरीका जो है, क्या करेंगे आप, मैथमेटिक फॉर्मूले में सारी चीज डाल देंगे कि भैया ये आरटीजीएस में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये 3 घंटे का टाइम निकाल सकता है नहीं निकाल सकता, ये 5 बजे बाद आफ्टर 5 PM बैठेगा या नहीं बैठेगा। मान लिया कोई काउंटर आपका शाम को 8 बजे तक चलता है किसी भी कारण से, 10 to 8 चलता है, तो आपने इस काउंटर में जिसको बैठाया, अगर वो 5 बजे जाने वाला है हर हालत में, तो आपको दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे, दूसरे को बैठाएंगे किसी को। तो ये सारे कॉन्स्टेंट को मैथमेटिकल ही सॉल्व करना इस चैप्टर में बताया गया है, और इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स के क्या, मॉडल्स। मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ समझ में आया चैप्टर क्या कहता है। जी सर आ गया। चलो, अब इंटरेस्ट अगर आ गया तो थोड़ा सुन लीजिएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग रेफर्स to several related mathematical techniques that are used to allocate limited resources among competing demand in an optimal way। ये इसका आंसर है कि लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ जो डिमांड है उसको compete करते हुए ऑप्टिमल वे में आपको काम करना है, ठीक है। Obtaining an optimal solution, the problem should be structured into a particular format. It has been found that linear programming has many useful applications to financial decision। तो ये तो मैंने आपको एक मैन पावर प्रॉब्लम की डिसीजन बताई। ऐसे ही कि अगर हम ऐसा करें कि हमें डिपॉजिट आने वाला 200 करोड़ का, 200 करोड़ में से कुछ डिपॉजिट 5 दिन में जाएगा, कुछ 15 दिन में जाएगा, कुछ जो है तो 1 साल के लिए लेकिन बीच में जा सकता है, तो उस फंड को आप उसी तरह डिप्लॉय करेंगे। ये भी मैथमेटिकल मॉडलिंग से होता है, ठीक है। द टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुड हैव लीनियर कांस्टेंट, और वो उसमें जो कांस्टेंट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, लीनियर, ठीक है, यानी सिंपल टाइप वाले कांस्टेंट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। द डिसीजन मेकर मस्ट बी ट्राइंग टू मेक, तो यहाँ पर क्या है, मॉडल को बताते हैं। मॉडल
इसमें क्या करा कि let us assume that the selling price, production and marketing cost are known for the each of the end product. Means कोई प्रोडक्ट है उसमें सारी कॉस्टें पता है. फर्म ऑल्सो हैज टू ऑपरेट अंडर सर्टेन अकाउंट, और उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल और फिजिकल. तो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और फिजिकल. फिजिकल का मतलब होता है तो मशीन एंड मैन पावर, मशीन्स हैं, मैन पावर है या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी. ठीक है. और फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास फंड अवेलेबल है या नहीं है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो आपका ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन पॉइंट आएगा या नहीं आएगा. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा या नहीं होगा, ये कैसे प्रॉब्लम है क्या. तो ये सारी चीजों को देखते हुए कुछ करना. अब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं मार्केटिंग कांस्टेंट के. सम एग्जांपल रिसोर्स एंड मार्केटिंग कांस्टेंट क्या है. देखो, बैंक में स्टिपुलेट सर्टेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मींस उसके पास अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, लिमिटेड है. जैसे ऊपर हम प्रॉब्लम वो कर रहे थे, तो अगर आप जूस की दुकान खोलेंगे तो सबसे पहले क्या खरीदना पड़ेगा आपको. मशीन सर, यूज मशीन्स खरीदनी पड़ेगी. पता लगा सर 50,000 चाहिए की मशीन आती है, प्लस रॉ मटेरियल यानी शुरू में तो लाना पड़ेगा ना आपको. पता लगा 5,000 का फल आएगा पूरा, वो नहीं है. इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जूस देंगे तो बैठने की जगह नहीं है. तो ये कांस्टेंट होता है. तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको पढ़ा लिया, बहुत कर दिया, अगर मैं तुमको ना पढ़ाता तो मैं भी बड़ी जूस की दुकान खोल लेता. मेरे पास 50,000 रुपए कभी इकट्ठे ही नहीं हुए. ठीक है. मार्केट मे नॉट एब्जॉर्ब द होल आउटपुट. आपने जूस खूब बना दिया, लेकिन वहां पता लगा एक दिन में 10 लीटर ही जूस बिक सकता है. कैपेसिटी कांस्टेंट, कितनी आप कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग है, लेबर की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल. तो जो मैंने थोड़ा सा वहां डिस्कस किया था वो कुछ इसी तरह का है. ठीक है. चलो, ऐसे ही दिस कंस्ट्रेंट कैन बी यूज्ड टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम. द क्वेश्चन इज हाउ टू अटेन द मेथड. क्या करना, अंडर व्हाट कंडीशन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी फॉर्म. कब कब हम इसका यूज कर सकते हैं. एज अ नेम इम्प्लाइज दैट ऑल इक्वेशन आर लीनियर. जो भी आप इक्वेशन बनाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, लीनियर. दिस इम्प्लाइज proportionality. For example, if it takes 4% to produce 1 unit, then we require 12% to give. तो linear वो है, linear function है ये, जिसमें हमें जो रेशियो प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग हम कोई आंसर दे पाए. द कांस्टेंट आर नोन एज नोन एंड डिटरमिनिस्टिक. मीन्स जो कांस्टेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि भगवान की मर्जी थी आज मेरी सेल नहीं हुई. मीन्स वो नोन होने चाहिए कि ऐसा क्यों, क्या क्या हो सकता है. ठीक है. और डिटरमिनिस्टिक हम उसको एसेस कर पाए. दैट इज प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस आर प्रेज्यूम्ड टू बी 1. मतलब ऐसा होगा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होगा ही, ये मान के चलना. मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ऑल दीज वेरिएबल्स शुड हैव नॉन नेगेटिव वेरिएबल. यानी आपको प्रोडक्शन करना है, आपको जूस बनाना है, तो आपने कहा मैं जूस जो है 10 ग्लास बनाऊंगा. ऐसा नहीं है कि आपको -3 ग्लास बनाना पड़े जूस. यानी ऐसी सारी समस्याएं जिसमें काउंटिंग 0 या 0 से ज्यादा होगी, नॉन नेगेटिव नहीं होगा. फाइनल डिसीजन वेरिएबल ऑल्सो, और जो डिसीजन लेना है वो आपको पता हो. ठीक है. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए 2 अप्रोच है. यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा. एक है ग्राफिकल और एक है प्रोग्रामिंग वाली, जिसको हम लोग सिंप्लेक्स बोलते हैं. तो आपके बुक में इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड दिए गए हैं, ग्राफिकल और सिंप्लेक्स. और सिंप्लेक्स मेथड को ही हम लोग ज्यादातर लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं. अब मेरा क्वेश्चन एक था कि कितने बीटेक वाले लोग हैं जिन्होंने ये वर्ड्स कभी भी सुने हैं. इसको हम सुनेंगे सिंप्लेक्स. सुना है सर ये. सुना है. ये मेरे ख्याल से 3rd ईयर या 4th ईयर में होता है टॉपिक ना आपके. सर मैंने एमसीए में पढ़ा था ये. हाँ, मतलब जितने भी, जैसे एमसीए, एमबीए और आपका बीटेक, ये तीनों में ही ये सिलेबस कहीं ना कहीं आता है. और इसीलिए आपके सीआईबी में डाला हुआ है, क्योंकि आपको पता है सीआईबी भी एक अच्छी रेंज का कोर्स माना जाता है ना. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जाना चाहिए, और आपको लोगों को ये टॉपिक ढंग से कर भी लेना चाहिए. ठीक.
चलो, तो यहाँ पर कौन सा मेथड शुरू किया उसने? जिन किसी के वहां भी कथा या हवन हो रहा है, अपना मोबाइल जरा ऑफ कर लें, वो माइक ऑफ कर लें। सर पॉइंट 2 में जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस आर प्रिज्यूम टू बी 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि 10 कस्टमर आएंगे, 10 कस्टमर की आपने वो सोची कि 10 कस्टमर आएंगे, तो ऐसा होना की उम्मीद होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए हाँ 10 आ जाएंगे, मतलब एक तरह से जो आप सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, तो आपके रिजल्ट जो आएंगे प्लस माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा वो ऑटोमेटिकली उस मॉडल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आएगा। ठीक है। अच्छा, यही जो ऊपर हमने केस लिया था, इसमें हम जब हम बात करते हैं फोटोस्टेट मशीन रखी हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फोटोस्टेट मशीन से केवल ये यूज करते हैं जितने कस्टमर आपके पास आते हों, सिर्फ उन्हीं का करते हैं। ऐसा भी तो कर सकते थे, जब MBA वाला लड़का आएगा तो वो कहेगा कि ऐसा करते हैं पापा कि हम वेरियस डिपार्टमेंट में जाते हैं और उनको अपने रेट्स वगैरह बता देते हैं, और जब वो 200 100 200 के लिए ऑर्डर करेंगे हम वहां से मंगा लेंगे। तो उसका बेटा पिताजी ये कह सकता है कि भाई मैं वहां जा नहीं सकता क्योंकि मैं चल नहीं सकता, तो उसका बेटा कहेगा नहीं, एक 5,000 में लड़का रख लेंगे, वो लेके आएगा, काम बढ़ेगा हमारा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी फोटोस्टेट मशीन की ज्यादा है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करनी है मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, और ध्यान से समझेंगे सब लोग, ठीक है। तो इसने कहा कि एक ग्राफिक अप्रोच को हमने यूज करना है, और विद सिंपल न्यूमेरिकल, क्या लिखा है देखना, बुक में लो लिखा हुआ, बुक में देखना न्यूमेरिकल 2 लिखा है सर, 2। टू डिसीजन वेरिएबल। तो हमने अभी जब इक्वेशन बना रखे तो हम XY कर रहे थे ना, ठीक है। 2 वाले वेरिएबल्स की इक्वेशन को लेंगे, लेकिन जैसे ही कितने वेरिएबल हो जाएंगे 3, तो 2 वेरिएबल तो हम ऐसे ले लेंगे, और जैसे ही हमारे 3 होंगे तो हमें इस तरह से डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी कमरे में अभी जहाँ बैठे हैं, तो उसका छत का कोई कॉर्नर देखेंगे तो आपको 3 डायमेंशन दिखाई देगी। तो 3 डायमेंशन के आगे का अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी उसकी डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3D ग्राफिंग करनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम कौन सी वेरिएबल्स पे है? 2 वेरिएबल, यानी कौन से 2 डायमेंशन ग्राफ के लिए है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि लिमिट फर्म और लेट फर्म ए प्रोड्यूस रेडियो एंड टेलीविजन। तो जो मैंने वहां पे आपको थोड़ा सा बताया था उसी से रिलेटेड आ गया कि एक फर्म है वो क्या बनाती है, रेडियो एंड टेलीविजन, ठीक है, यानी R और T बनाती है। वहां कहते हैं ईच रेडियो कॉस्ट इतना इन वेजेस एंड इतना इन मटेरियल। तो एक रेडियो जो है उसमें थोड़ा सा क्या लगता है, वेजेस लगते हैं, यानी कि मजदूरी लगती है कारीगर की, और क्या लगता है, मटेरियल, रॉ तो मटेरियल हाँ वेजेस कितना लगता है उसमें 500, 500 और रॉ मटेरियल कितना लगता है 500। 500 आपके अकॉर्डिंग ये रेडियो की क्या आ गई, कॉस्ट 1000 रुपये। कॉस्ट आ गई। इसी तरह से टीवी में मेहनत ज्यादा लगती है और थोड़ा सा मटेरियल भी लगता है, तो ये टीवी की कॉस्ट आ गई, ठीक है। 4000 और यहाँ दिया हुआ प्राइस, जब हम सेल करने जाते हैं तो उसके प्राइस दिए हुए हैं। रेडियो कितने में बिकता है 2000 2000 में, और ये बिकता है कितने हजार में 6000 में। तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1000 और प्रॉफिट हो 2000 रहा है, इसमें हो रहा है 1000 रुपये और इसमें हो रहा है 2000, ठीक है। और आपके सामने प्रॉब्लम रखी, मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसका हमें प्रॉफिट बढ़ाना है। आप किस चीज को बढ़ाओगे, रेडियो बेचोगे ज्यादा या टीवी?
टीवी। क्या बेचोगे? टीवी बेचोगे। क्यों? आपको कितने का TV। प्रॉफिट दिख रहा है उसमें? सर दो। बनाने में टाइम सर कितना सर लगता है लेकिन वो उस पे भी परसेंटेज डिपेंड में, करेगा। लेकिन परसेंटेज में तो सर रेडियो में ज्यादा प्रॉफिट है। देखो ये भी एक डिसीजन है कि वहां हमको 4,000 रुपए 100% हो रहा है। लगाने पे 2,000 मिल रहे हैं, यहाँ हमें 1,000 रुपए लगाने से 1,000 मिल रहे हैं। ये भी एक बात है। ठीक है, फिर और बताओ। देखो जैसे हमने आंसर पूछा तो 2 लोगों ने 2 आंसर दिए, और बताइए कोई और। कॉम्बिनेशन वही भी हो सकता है। नहीं, कॉम्बिनेशन तो होगा, कॉम्बिनेशन तो आप करेंगे। हो सकता है कि 2 टीवी बनाए, 5 रेडियो बनाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात और प्लस सर पढ़नी है हमें। सेल मार्केट पे देखेंगे कि सेल किस चीज का ज्यादा हो रहा है, इस चीज अच्छा, से भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल डिपेंड करेगा कि पता लगा, आपको लगा कि रेडियो में ज्यादा फायदा है, आपने 5,000 रेडियो बना दिए, और पता लगा पूरी पॉपुलेशन 1,000 है। ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक। बट यहाँ एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एज देयर इज ए strong consumer demand, कंज्यूमर डिमांड। the firm is able to sell as many as unit it produce at a prevailing price। Means उसके लिए ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। अगर होती तो हमारा एक कांस्टेंट होता कि भैया 200 रेडियो बनाने हैं 1 महीने में, बस उससे ज्यादा नहीं बनाने, चाहे कितना ही प्रॉफिट हो रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, द फर्म हैज 10 आवर मशीन्स टाइम एंड 4 आवर असेंबली टाइम असेंबली। पर डे। ये भी एक कांस्टेंट है हमारे पास। मींस हमारे पास मशीन में काम करने के लिए कितने घंटे हैं? 10 घंटे। बस और उसको असेंबल करने के लिए कितने घंटे अवेलेबल है? 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे। अब दोनों का बता रहे हैं। जैसे रेडियो है, रेडियो को 3 आवर किस में लगते हैं? मशीन में। मशीन और 1 आवर किस में लगते हैं? असेंबलिंग। असेंबली में। ठीक है, ऐसे टीवी को 1 घंटा मशीन में लगते मशीन हैं 1 घंटा, और इसमें लगते हैं, इसमें भी लगता है 1 1 घंटा। तो असेंबलिंग। अगर आप कोई भी रेडियो बनाओगे, तो जब रेडियो बनाओगे तो आपको 3 आवर मशीन में लग रहे हैं और 1 आवर असेंबली में लग रहे हैं। और टीवी तो फिर बनाओगे क्या तो 1 आवर आपको मशीन में लग रहा है और 1 आवर आपको असेंबली में लग रहा है। ठीक है, अब मैं सिंपल एक बात पूछता हूँ आपसे। मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं 4 रेडियो बनाऊंगा और 1 टीवी बनाऊंगा। तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से ये जो इधर की चीज लिखी हुई है, कौन सी चीज मुझे रोक लेगी? बताइए। सर टाइम, मशीन टाइम की वजह से इशू आएगा। मशीन टाइम की वजह से इशू आएगा। क्यों? क्योंकि एक रेडियो मुझे 3 घंटे ले रहा है, तो 4 रेडियो मुझे कितने घंटे लेंगे? 12 घंटे। 12 घंटे। ठीक है, और इधर एक टीवी बना रहा हूँ, उसमें मुझे 1 घंटा लगेगा, तो मुझे 13 आवर चाहिए। इसका मतलब मेरा ये डिसीजन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यानी किसने रोक लिया? मेरे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस चीज का है? कि मेरे मशीन पास आज ये जो मशीन आर वाला जो इक्वेशन है, यानी 3R + 1T मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए? या इट मस्ट बी इक्वल और लेस देन 10 आवर्स एंड 4 10 आवर। सेम टाइप में इधर भी आएगा, यानी 1R + 1T मस्ट नॉट बी, या मस्ट बी इक्वल और लेसर टू 4R। तो ये जो मैंने 2 चीजें लिखी है ना नीचे, ये मेरी एक क्या है? लीनियर इक्वेशन बनी, डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट, डिपेंडिंग ऑन द कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब मैं पूछूं मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे एक रेडियो में कितना प्रॉफिट मिलता है? 1,000 + 2,000 क्या? टीवी में। अच्छा, आर और टी में जो लिख रहा हूं वो नंबर ऑफ रेडियो टू बी मैन्युफैक्चर्ड और नंबर ऑफ टीवी टू बी मैन्युफैक्चर। मीन्स
अगर मैं कोई भी डिसीजन लूंगा तो मैं यहाँ पे आर और टी की वैल्यू वही रख दूंगा, जैसे मैं इस वाले को चेक कर रहा था। अब आपको बताना है कि मैं 2 टीवी और 2 रेडियो बनाना चाहता हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ? हाँ सर, बना सकते हैं ना। यस सर। बन जाएंगे सर। आप चेक स्टाफ करके बढ़ाना देखिए। पड़ेगा, नहीं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, बढ़ाना पड़ेगा वो तो करना ही नहीं है। बन जाएंगे। सर बन देखो जाएगा, जो मशीन आर्ट के अवेलेबल अकॉर्डिंग। चीजें हैं उसी को देखना है। तो पहले आप इसमें देखो मशीन आवर्स। देखो मशीन का कैपेबिलिटी। एक रेडियो कितने टाइम लेता है? 3। 3 घंटे। तो 3 इंटू 2 हो गया 6 प्लस। और एक टीवी 1 घंटा लेता है, तो 2 टीवी कितना देंगे? 2। 2। तो कितना हो 8 जाएगा? घंटे। 8, यानी 8। चलेगा। पहला वाला क्वेश्चन मेरा ओके। अब दूसरे वाले पे आता हूँ मैं। दूसरे वाले पे 2 जो ये हमारा रेडियो है, इसमें असेंबलिंग टाइम 1 आवर है ना। 2 रेडियो बनाऊंगा तो कितना लगेगा मेरे को? 2 2 घंटे। घंटा। 2 टीवी बनाऊंगा 2 घंटा, दोनों मिला के कितना हो गया? 4। 4। ये भी चलेगा। तो मेरे पास आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हो जाते हैं। जैसे मैं ऐसा करता हूं, मान लिया कि 1 टीवी बनाता हूं और 6 रेडियो बनाता हूं। 6 में तो पता चलेगा 2 रेडियो बनाता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बोलो। कर सकते हो। कर सकते हैं ना? मैं अपने सर कॉन्स्टेंट को चेक कर रहा हूं, कर सकते हैं। बट कर सकते हैं। हाँ, इसमें और इसमें आप एज ए कंपनी ओनर कौन सा काम करना पसंद करोगे? फर्स्ट फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ये वाला बढ़ जाएगा, इसमें प्रॉफिट कम होगा। इसमें प्रॉफिट कितना होगा? देखो, रेडियो में 2 बना रहे हैं ना आप, तो रेडियो का प्रॉफिट कितना होगा? 2000। 2000। 2000। और टीवी का कितना होगा? 2000। 2000। तो कितना 4000। प्रॉफिट हुआ? 4। 4। 4। इसमें देखेंगे अगर हम 2 टीवी बनाए आपने तो 4000। 4000, और 2 रेडियो बनाए तो 2000, यानी 2 2000। + 4 यानी 6000। तो अभी आपको समझना चाहिए कि 6000 भी मैं कमा सकता हूँ, 4000 भी कमा सकता हूँ। सिर्फ मेरे को क्या डिसीजन चेंज करना पड़ा कि मैं कितने रेडियो बनाऊं और कितने टीवी टीवी। बनाऊं। तो जो पुरानी शॉप्स हैं, फादर हैं, वो ज्यादा झंझट नहीं करते। ठीक है यार, 2000 रुपये कमा लिए, बहुत हो गया। तो वो नीचे वाले डिसीजन पे बने रह सकते हैं। लेकिन आप पढ़ के आए तो आप इन रेडियो और टीवी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन आवर, अवेलेबिलिटी ऑफ द वेजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेज। कैश। ठीक है, ये सब चीजें भी देखनी। और एक प्रॉब्लम और दे रही है उसने, द फर्म हैज 12,000 एज कैश बैलेंस, लिक्विडिटी टू पे फॉर लेबर एंड मटेरियल। मीन्स जो भी आप मटेरियल परचेज करेंगे या लेबर को पेमेंट करते हैं, उसको आपको क्या करना है? 12,000 रुपये आपके पास अवेलेबल है, उसी को आपको उनको पेमेंट करना है। ठीक है, उसी को आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। और एक प्रॉब्लम और दे रखी है इसने, द फर्म ऑल्सो गिव्स 1 पीरियड क्रेडिट टू द कस्टमर। मीन्स जो आप बेचेंगे तो हो सकता है वो आपको कैसे बिके? उधार बिके। और उधार बिकेगा तो आपकी जेब खाली होगी। क्यों? अपने लेबर को आप डेली क्या करते हैं? पेमेंट करते पेमेंट। हैं। तो जहां पे आपको जो कॉस्टिंग वाला था, कॉस्टिंग वाला कहाँ था? ये था ना, ग्रीन कलर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कॉस्टिंग वाला आपका ये था। तो आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपके पास कुल मिला के कितने पैसे हैं? 12,000। तो 12,000। मुझे बताओ, ये जो ये हमने 2 रेडियो और 2 टीवी लिखे थे, क्या मेरा काम हो सकता है? मुझे दिक्कत तो नहीं आई? सर हो जाएगा। हो बाकी जाएगा। लेबर कॉस्ट क्या है और मटेरियल कॉस्ट क्या है वो नहीं पता आपने। नहीं नहीं पता है ना, यहाँ कह तो रहा है कि एक रेडियो बनाने में मुझे 1,000 रुपये लगते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, फिर तो हो जाएगा। 2 रेडियो बनाऊंगा तो 2,000 रुपये लगेंगे।
और 2 हाँ। टीवी बनाऊंगा तो लगेगा, लेकिन क्या ये डिसीजन चलेगा या अलग? तो एक डिसीजन मैं यहाँ बताता हूँ। ये बताओ कि 3 टीवी प्लस 3 रेडियो बना सकता हूँ मैं क्या? नहीं, नहीं सर। नहीं बना सकता। वो तो टाइम ही अलाउ नहीं करता उसमें। नहीं, वो एक अलग अलग कंसेप्ट है। मैं भी सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ Costing. गैस की बात करता हूँ, वो costing भी की नहीं। बात नहीं। कैपिटल को क्रॉस कर जा रहा है सर। हाँ, तो अब ये जो 3-4 तरह की हमने प्रॉब्लम देखी, इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे डिसीजन क्या हो रहे हैं, बदल जा रहे हैं। तो या तो मैं रोजाना बना बना के देखूं, और ये तो केवल रेडियो टीवी की बात है। एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है जो 36 तरह के पार्ट्स बनाती है, जिसके वहां 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये डिसीजन इसी मेथड से लिए जाते हैं। वो सारी चीजें पहले लिख लेते हैं कि आयरन कितना अवेलेबल है, कि दिल्ली से आयरन आने में कितना टाइम लगता है, फिनिश गुड बनाने के बाद कितने दिन में स्टोर खाली होता है, एक आदमी 7 दिन में से कितने दिन छुट्टी लेता है, अगर छुट्टी लेता है तो दूसरा आदमी कितना कैपेबल है। वो सारी चीजें पहले क्या करते हैं, चार्टिंग करते हैं। चार्टिंग करने के बाद इक्वेशन बनाते हैं, और उसको अभी हम देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं 2-3 चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, तो जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ABCDE, ये आप बताओ क्या लिखा है? ये वही लिखा है जो हमने अपनी इक्वेशंस बनाई थी। जैसे ये वाली इक्वेशन ये है, ये वाली इक्वेशन ये दिख रही है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, XY। हमने समझाने के लिए क्या लिख दिया है, RT. पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ठीक है, तीसरी इक्वेशन। यहाँ पे देखो ये कॉस्टिंग वाली आ रखी है कि आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 12,000 कैश की। तो हमारे पास 3 कांस्टेंट थे, कौन कौन से बताइए आप लोग। पहला कांस्टेंट कौन सा था, Machine time. मशीन टाइम की अवेलेबिलिटी। दूसरा टाइम कौन था, लेबर की। ये असेंबली का मतलब लेबर है, लेबर। लेबर टाइम की अवेलेबिलिटी। तीसरा कांस्टेंट क्या था, कैश की कैपिटल। हाँ, तो ये जो 3 कांस्टेंट थे उनको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना, और ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो उसको पढ़ के आप करें। ठीक, अब ऐसा कर लिया हमने। और एक हमारा ये लाइन आता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा पर्पज क्या है, जो हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारा पर्पज है कि जितने भी हम रेडियो बनाएं उसमें हमें कितना फायदा होगा, 1000, प्लस जितने भी हम क्या बनाएं, टीवी बनाएं, टीवी। उसमें हमें 2000 फायदा होगा। और इस फिगर को हमें क्या करते जाना है, मैक्सिमाइज करना। तो ऐसा भी कोई कभी क्वेश्चन थ्योरी में आता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फंक्शन का मतलब इक्वेशन, और क्या करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली क्या है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस जो हमारी बनी है, इनसे हम काम करेंगे, करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लास 7, 8, 9 में जब आप लोगों ने ग्राफ को प्लॉट किया था ग्राफ पेपर पर, वो चीज कर रखी है। कैसे किया था, सिंपल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाली इक्वेशन, तो जिन लोगों ने मैथ पढ़ी है उनके लिए तो बहुत ईजी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी तो 1 सेकंड के लिए देख लेना यहाँ पे। आपकी ये x की वैल्यू है और ये क्या की वैल्यू है, y। और इक्वेशन मेरी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4, ये वाली यही है। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, क्या करता हूँ, x की वैल्यू में 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। x की वैल्यू में अगर 1 रखता हूँ 3 हो जाएगा। 3. तो 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही रिवर्स रखूंगा मैं, y की वैल्यू में क्या रखता हूँ, 0, तो y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो ये जो टेबल बनता है, इस टेबल की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, वहां ग्राफ तो आपके पास मिलेगा नहीं, तो
तो ये एक्सरसाइज तो नहीं कराएगा आपसे, बट ऐसा एक पिक्चर दे सकता है आप बना बनाया। तो यहां पर क्या हुआ, देखो ये वैल्यू में प्लॉट कर रहा हूं, कैसे प्लॉट कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू 0 ये है, वाई की वैल्यू क्या है, 4 एक्स की वैल्यू 0, 4 वाई की वैल्यू क्या 4, ये काट दिया। 4 तो ये वाला पॉइंट मेरा कौन सा आ गया, ये आ गया। ऐसे ही मैंने एक पॉइंट ये ले लिया लास्ट वाला कि एक्स की वैल्यू क्या है इसमें 4 4 4। तो कोई भी दो पॉइंट मिल जाए आपको तो आप उस लाइन उस पॉइंट को मिला के क्या बना सकते हो, एक लाइन बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं। अब मैं दूसरी लाइन लेता हूं, ये वाली। इस लाइन का ये टेबल सब लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे। कोई भी 3 वैल्यू ले लीजिए। इक्वेशन है मेरी कौन सी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो वैल्यू बताता हूँ, एक बार यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख लो, y3 और एक बार आप y की वैल्यू 0 रख लो, और एक बार इसको 1 रखो, और एक बार इसको 1 रखो। जरा ये फिल इन द ब्लैंक्स भरिए जल्दी। ये वाला भरिए, ये वाला भरिए, ये वाला भरिए, और ये वाला भरिए। यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले लेना, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा कुछ। 2 ले लेना। ठीक है सर, हो गया। ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए इसको हमें प्लॉट करना है, इसको हमें प्लॉट करना है, और प्लॉट करने वाली लाइन हमारी ये वाली है। पहला पॉइंट क्या है, 0 वर्सेस 3। तो 0 वर्सेस 3 यहाँ थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा ये पिक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ये है पॉइंट। ठीक है। हाँ दूसरा है 2 वर्सेस सर 3 जहाँ पे 2.5। आ जाएगा, सर एक मिनट सर, हाँ, सॉरी, हाँ। 3 जहाँ पे आ जाएगा वहां से स्ट्रेट लाइन कर देंगे नहीं, या वहां 0? से एक और पॉइंट दूसरा और चाहिए पॉइंट ना भी अभी। पता होना। अभी तो अब मैंने एक ही पॉइंट ही बनाया, लाइन नहीं खींच रहा मैं। अभी मैं एक और पॉइंट लूंगा पहले। क्या? जैसे ये वाला 2 और 2.5। तो 2 यहां पर आता है मेरा, और 2.5 समवेयर यहाँ आएगा। बोलिए जी सर। भाई, 2 और 2.5, एक्स और वाई। तो मुझे कितने पॉइंट मिल गए? 2। अब मैं लाइन खींच सकता हूँ, और इधर मैं और चेक कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू 12, एक्स की वैल्यू 12 पे क्या है 0। तो y 12 0। समवेयर यहाँ कहीं आएगी, ऐसे आएगी ना। तो हम लोग जब इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी दूर ना आए, इसीलिए हम इस वैल्यू को 2 की जगह कितना ले सकते थे, 2 की जगह मैं 4 लेता हूँ। तो 4 लूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, बोलो? 2। 2। तो देखें 4 लेने में लगभग 2 आ रही है, देखो आ रही ना। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। इसी तरह जरा इसका जल्दी से निकालिए, थर्ड वाली का क्या है, एक्स और वाई। एक्स और वाई में क्या है, इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 10। तो इससे डिफरेंट वैल्यू निकालिए, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, ऐसे रिवर्स निकाल लीजिए। तो 44 लोग थे, 35 लोग रह गए।
मैदान छोड़ के भाग गए। सर x की 1 तो y की 7 और x की 2 है तो y की 4 है, और रिवर्स में बताइए। और y की 1 है तो x की 3 और y की 2 है तो x की 8/3। ऐसा कुछ ना। 2.66 चलो अच्छा, जब आप स्कूल डेज में होते हैं तो आप डेसिमल वैल्यू निकालते नहीं, क्योंकि डेसिमल के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले से ही फिक्स नंबर रख के निकाली। तो देखिएगा जरा, रेड कलर से लेता हूं मैं इसको। यहाँ पर x की 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है 7। 7 कहाँ होगा, समवेयर यहाँ कहीं होगा ना ऊपर। ठीक है, और दिख रहा है आपको? नहीं, हाँ अब दिख हाँ, रहा अब आ गया। अब दिख रहा है, अब दिख रहा हाँ, x की 2 है तो 4, x की 2 है तो 4 समवेयर कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, और अब y की 1 है, y की 1 है, ये है तो 3.3, तो 3.3 समवेयर यहाँ होगा, होगा नहीं होगा? सर वो 3 है, 3.3 नहीं आएगा, 3 है। सर 3 आएगा ना वो। अच्छा, एग्जैक्ट 3 आएगा। ठीक, हम्म, तो 3 आ गई यहीं पे। तो आपने देखा कि जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो लगभग ये आ रही है। तो ये जिन्होंने हमारा ये बुक में पिक्चर बनाया वो थोड़ा दाएं बाएं हो रहा है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं ना जी सर। कि जितने कंस्टेंट होंगे उतनी आपको क्या खींचनी है ग्राफ में, लाइन लाइन है ड्रॉ कर। खींचनी। है। और अब जो है, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो अब आ रहा है। जो सर एग्जाम एक में बार ये क्वेश्चन आता ग्राफ कैसे बनाते हैं वो एक बार प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। है, ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ, इक्वेशन हाँ चाहिए। बताता हूँ, इक्वेशन चाहिए। अगर इक्वेशन 3 लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन या सिंगल भी है तो उसमें आप 2 वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, तो एक्स की कोई भी एज्यूम वैल्यू डालिए और उसको सॉल्व करके वाई की वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ निकाल रखी, देखिए ये इक्वेशन मेरी क्या थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या थी 4। तो मैंने एक्स में रखा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन से वाई की वैल्यू क्या हो गई 4 आ गई। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया। मींस एक्स और वाई का जो टेबल बनेगा उसमें एक वैल्यू आप एज्यूम करेंगे, दूसरी कैलकुलेट करेंगे। एक वैल्यू एज्यूम करेंगे, दूसरी कैलकुलेट करेंगे। और एज्यूम करने में, जो एज्यूम कर रहे हैं वैल्यू, इसमें कोई मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सामने अवेलेबल ग्राफ में वो वैल्यूज प्लेस हो जानी चाहिए। ऐसी वैल्यू लेनी है आप। जैसे x इज इक्वल टू आप 50 लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके वो जो ग्राफ है वो 50 तक नहीं दिख रहा आपको। तो x की वैल्यू आप 2 3 4 5 6 तक ले सकते। ऐसे ही y की वैल्यू भी 2 3 4 5 6 ले सकते। ठीक है, आगे बढ़े। हालांकि आपको वहां पर ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कर ही नहीं सकते आप वहां पे। आपको तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है इस मेथड में। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी कांस्टेंट हैं उनको रीड करके एक लीनियर इक्वेशंस डेवलप कीजिए, जितनी भी हो जाएं, उनसे फिर ग्राफ बनाइए। और ग्राफ जहां पर भी आपको क्या करे, काट दे। जैसे यहाँ पे 3 था, एक लाइन तो आपकी ऐसे बनी, दूसरी लाइन क्या बनी आपकी 4 से लेकर के समवट ऐसी कुछ बनी, और तीसरी लाइन क्या बनी आपकी, तीसरी लाइन बनी कुछ आपकी ऐसे करे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो समझो कि आपके पास ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। ये है, इसको बोलते हैं फीजिबल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, फिजिबल क्या बोलते हैं कि इतने सॉल्यूशन आपके पास हैं। अब आपको एक चीज बतानी है, सब लोग, द इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिएगा 3
1 2, और इधर है हमारा 1 2 1 2 3 4। मैं एक रेड पॉइंट बना रहा हूँ, उस रेड पॉइंट में आपको बताना है कि ये क्या आंसर कर रहा है आपको। और दिस इज रेडियो एंड दिस इज टीवी। ये रेड पॉइंट नंबर 1 क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है? रेडियो ज्यादा बन रहा है सर। 2 रेडियो हाँ, बना रहा 2 है रेडियो, 1 टेलीविजन। और 1 टेलीविजन। टेलीविजन बता रहा ना। हाँ। ठीक है, अगर आप इसको तीनों कांस्टेंट पे चेक करेंगे तो ये ओके होगा। क्यों? क्योंकि हमारे कांस्टेंट से अंदर अंदर है, और हमारे कांस्टेंट हैं कौन से? एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये है, और एक कांस्टेंट। तो तीनों लाइनें जब हम इंटरसेक्ट कराते हैं तो ऐसा एरिया जो तीनों लाइनों के अंदर है वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन। वो हमारा क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन। कितने लोगों को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? आ गया सर। ये वाला सर तीनों लाइन कांस्टेंट है, ये वाला थोड़ा समझ में सा नहीं आया मुझे। थोड़ा तीनों दोबारा लाइन कांस्टेंट है। अब बताते हैं, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। 3 लाइन है हमारे पास, सर हम वैसे तीनों लाइन को वाला हाँ। आया है जो जिसमें इक्वेशन लिखा है x + y = 4, वो ज्यादा फीजिबल वाला, वो कंप्लीटली तीनों के अंदर आ रहा है, इंटरसेक्ट नहीं के आ रहा ना नहीं आ रहा। अच्छा, एक क्यूब बियॉन्ड है। हाँ, ये जा नहीं रहा, ये जा रहा बाहर को, देखो इधर बाहर जा रहा है। हम्म। तो तीनों कांस्टेंट जो है हमारे तीनों कांस्टेंट क्या है? देखो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तीनों कांस्टेंट है। एक है 3r + t = 10। एक है हमारा r + t = 4। एक है हमारा r + 4t = 12। ये तीनों कांस्टेंट है, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को चेक करें, सब में ओके मिलेगा आपको। हाँ, ये तो सही है सर। लेकिन ये काम आप बिना इसके करते तो कभी कोई फंस जाता और कभी कोई फंस जाता। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या मेरा 5r + 1t सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं सर, नहीं होगा अनबैलेंस सर। हो जाएगा इक्वेशन। नहीं, वहां चेक मत करो, इस ग्राफ से बताओ मुझे, ग्राफ से बताओ। नहीं सर, नहीं तो नहीं आपका होगा सर। फिजिबल सॉल्यूशन से बाहर है। वो बाहर हो जाएगा ना। फिजिबल बाहर हो सॉल्यूशन जाएगा। से बाहर आ रहा है। 5r, देखो आप 3 से ज्यादा तो रेडियो किसी भी हालत में बना ही नहीं नहीं सकते। बन सकता। तो ये आंसर हमको कौन दे रहा है? हम क्या मैथमेटिकल चेक कर रहे हैं? नहीं, चार्ट हम से ही चेक ग्राफ कर। से बता दे रहे। ठीक है, अच्छा एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये मान के चलेंगे कि जो फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है वो मतलब कि वो परफेक्ट सॉल्यूशन ही होगा, मतलब कि वो किसी कांस्टेंट को वो नहीं करेगा। नहीं बिल्कुल हाँ, ये जो हमने ये एरिया बनाया है, इस एरिया में कोई पॉइंट उठा लो आप, इस एरिया का कोई भी पॉइंट उठा लो आप, वो आपका आंसर ओके करेगा, वो सारे कंस्टेंट को क्या करेगा? पास करेगा। अभी ठीक है। एक एग्जाम एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। पहली बात तो एक ये जो वर्ड मैंने लिखा फिजिबल सॉल्यूशन, इसका जी। क्वेश्चन खूब आता है। आपको समझना होगा कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो फिजिबल मतलब सॉल्यूशन सर आर वहाँ पे दोज, वो डेटा, हाँ हाँ डेटा मतलब दे सर वहाँ सकता पे है, डेटा इक्वेशन दे देगा देगा ना, आपको, और कांस्टेंट हमको देगा ना। देगा कांस्टेंट की इक्वेशन बनी बनाई दे सकता है आपको, ठीक है। जी। और या कांस्टेंट की इक्वेशंस को फ्रेम करने को दे सकता है आपको एक सर छोटी सी प्रॉब्लम दे देगा, उस प्रॉब्लम से बोलेगा कि इनमें से कौन सा वाला कांस्टेंट ओके है। तो आप पहले उस प्रॉब्लम से
इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन से क्रॉस चेक करोगे। जैसे अभी बुक में हमको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है सर। हाँ, बुक में से क्वेश्चन दिया हुआ है। सर इसमें जो प्रॉफिट वाला पार्ट रहेगा फिजिबल एरिया में, वो तो हमको ही ढूंढना है ना कि कहाँ मैक्सिमम है। हर पॉइंट पे तो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। हाँ, तो यही तो, ये जो हमारा ये चैप्टर है ना, जो ऊपर हमने अब जितनी बातें बताई, अब हम उस बात पे आ रहे हैं कि इस ग्राफ के फायदे क्या हैं। तो पहला फायदा तो है, हमें इससे क्या मिल जाता है, हमें सॉल्यूशन ऑल क्या मिल जाते हैं, ऑल फिजिबल, यानी देयर आर नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। जैसे मैं आपसे कुछ पॉइंट बना रहा हूं, आप मुझे बताएं क्या मैं ये डिसीजन ले सकता हूं जो मैंने अभी राइट किया? यस सर। हाँ सर, ये बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं। क्या मैं ये डिसीजन ले सकता हूं? हाँ सर। जी ये सर। वाला, जी सर। ये वाला, यस सर। और तीनों में तो एक में अरे इसमें तो सभी जीरो हो रहे हैं। तो क्या ना हुआ, मैं रेडियो नहीं जीरो कर हुआ सकता ना। हूं? सिर्फ रेडियो बनेगा। ओ नहीं, मैं ये कुछ वाला नहीं हाँ करता, जीरो हो सकता है। और जी मैं आऊंगा, सोया दुकान खोलूंगा, चले जाऊंगा। सर ये जीरो है सारे। हाँ हाँ, तो नहीं बना रहा मैं, मेरा कोई भी कांस्टेंट पार हो रहा है इसमें, बताओ। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर होगा ना। नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फिजिबल सॉल्यूशन कितने हैं इसमें, ये बताना चाह रहा हूँ। सर सारे ही हैं। सारे, सर फिर ये भी, 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 और ये, कितने फिजिबल सॉल्यूशन है मेरे पास। ठीक है, अब बात आती है कि दो फिजिबल सॉल्यूशन उठा रहा हूं मैं, दो फिजिबल सॉल्यूशन उठाता हूँ, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रॉफिट करेगा। जैसे मैं एक तो उठा रहा हूँ ये वाला, और एक उठा रहा हूँ ये वाला, ये वाला, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसका नाम मैंने 1 नंबर दिया, इसका नाम मैंने 2 नंबर दिया। किसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा? 2 नंबर में तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, मगर क्यों होगा? बनाइए, प्रॉफिट बनाइए। प्रॉफिट की लाइन पता है आपको क्या? प्रॉफिट लाइन ये वाली, x + 4y। ना ये वाली, हाँ वही 1000 R + 2000 T, 1000 लेना पड़ेगा। 1000 R + 2000 T। अगर मैं ये 1 वाली इक्वेशन यूज करता हूँ, तो 1 वाली में रेडियो कितना बन रहा है मेरा? 1। टीवी 2 और टीवी 2 बन रहा है, होगी। तो कितना हो जाएगा? 5000 रुपये और 5000 का प्रॉफिट होता है। अब मैं 2 वाली पे आता हूँ, 2 वाली इक्वेशन, कितना रेडियो बन रहा है? 2 रेडियो। टीवी कितना बन रहा है? 3 टीवी बन रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8000। 8000। अभी कुछ समझ में आया चैप्टर? मुझे सर मुझे एक डाउट है। सर ये जो आप बोले थे 5R + T, वो 3 के बीच में नहीं आएगा, मतलब हमको ये 3 ही लेना है ना, 1 2 3, इसीलिए वो नहीं आएगा। इसमें मतलब 5 हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये विद इन 3 के है, इसलिए। किसमें क्या फिर से बोलना? सर ये जो आप 5R रेडियो को जो बोले हैं, तो बोले थे कि ये ले ही नहीं सकते 5R, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि ये हम फिजिबिलिटी 3 के अंदर है, इसीलिए नहीं ले सकते। इसलिए, हाँ बिल्कुल, हाँ वही हमें मैं सॉल्यूशन, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन बता रहा है कि उससे बाहर तो हम जा ही नहीं सकते। जा नहीं सकते, इसीलिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा अब एक बात और बताइए, इस पॉइंट पे और बता दीजिए मुझे, ये वाले पॉइंट पे 3 नंबर पे क्या बताना? प्रॉफिट 1 × 2000। सर वो फर्स्ट और थर्ड सेम हो जाएगा। इसका मतलब सर जो एरिया जहाँ पे सेम हो रहा है, रेक्टेंगल बन रहे जहाँ सेम है, प्रॉफिट सेम आएगा। कैसे? जैसे सर ये जो 3 और 1 लेके जो रेक्टेंगल, एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 1, वो लेके जो रेक्टेंगल बनेगा,
और ऊपर जो बना रहे सर रेडियो का जो 1 और टीवी का कितना था? नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका टीवी का तब 2 काम करता, सुनो, ये कॉन्सेप्ट तब काम करता जब दोनों का प्रॉफिट इक्वल हो। इक्वल होगा सर। लेकिन यहाँ पे तो रेडियो का जो स्पीड है वो अलग है और टीवी का स्पीड अलग है, इसलिए वो मेरे कॉन्सेप्ट ख्याल यहाँ से तो काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, अच्छा सर एक अगर मिनट जरा सेम प्रॉफिट होना चाहिए सर, है। सेम होना प्रॉफिट चाहिए। मैक्सिमाइज निकलना हो तो कौन सा पॉइंट लेंगे? भाई बता रहे हैं, ये आज का टॉपिक ही ये है। कोई, मुझे अभी एक बात बतानी है आपको कि 1 नंबर और 3 नंबर में प्रॉफिट दोनों में कितना आ रहा है? 5000। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 1 वाली लाइन को इस 3 वाली लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये लाइन जो होती है इसको बोलते हैं आइसो प्रॉफिट लाइन। क्या बोलते हैं? आइसो प्रॉफिट। यानी एक ऐसी लाइन जिस पर कोई भी सॉल्यूशन उठा लीजिए आप, आपका हर बार आंसर क्या आएगा? आएगा 5000। ये भी आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। व्हाट इज आइसो प्रॉफिट लाइन? वेयर more than 1 points gives the same maximized result। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ऊपर ग्राफ कुछ पूछ रहे थे, ग्राफ कैसे बन रहा है, वो यहाँ पर इन्होंने बना भी रखा है, जो हमने भी किया था। ये पहली वाली इक्वेशन के लिए है और ये दूसरी इक्वेशन के लिए और ये तीसरी इक्वेशन। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली मैंने समझाया आपको। अब मैं बुक के अकॉर्डिंग इन सारी बातों को आपको आंसर करता हूं। जैसे इन्होंने एक बात लिखी कि द ग्राफ इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस सेटिस्फाइड दैट नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन कंडीशन। मींस उसमें सारी चीजें, हमारी जो इक्वेशंस हैं उसके सॉल्यूशन यहाँ पर हैं। इसका मतलब जो भी आप उठाएंगे सारी वैल्यू क्या है, वो क्या होंगी? पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा, सारे पॉइंट इस वाली इक्वेशन के कहाँ हैं? बिलो है। सारे पॉइंट इसके भी बिलो हैं और इसके भी बिलो हैं। इसका मतलब ये सेटिस्फाई करते हैं, मींस उससे बाहर नहीं जाना है आपको। इवन दो ऑल कांस्टेंट आर लिस्टेड सेपरेटली, दे शुड बी सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली। मींस वो सारे जितने भी कांस्टेंट हैं वो बताए तो अलग अलग थे, लेकिन उनको एक ही नजर में सबको चेक करना है। When these restrictions are placed one on the top of the other, we obtain common area। Means जब हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो जो कॉमन एरिया, जो सबके लिए, इसको कॉमन एरिया बोला हुआ है। ठीक है, कॉमन एरिया जो हमारा पेंटागन बना है ABCD। ठीक है, every point is in this pentagon satisfy the constant the area। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका जो थ्योरेटिकल पूछते हैं। दिस एरिया इज रेफर्ड टू एज ए सेट ऑफ solution। सेट ऑफ feasible solution। मीन इतने सॉल्यूशंस होते हैं। नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू पिक एनी सॉल्यूशन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी को भी उठाना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉल्यूशन नहीं लेना। जैसे इसने बोला हुआ है कि ऑल्दो दिस इज आल्सो ए फिजिबल सॉल्यूशन बट द प्रॉफिट विल बी 0। ऐसा काम नहीं करना। दिस मीन्स नो प्रोडक्शन ऑफ आइदर रेडियो where we are not seeking such a solution. So our objective is to pick feasible solution, that particular combination of xy from the set of feasible solution which maximizes our profit। ठीक है, अच्छा अब इसने बोला हुआ है कि एक वर्ड बोला हुआ आइसो प्रॉफिट लाइन बोला हुआ है ना। तो हमने आपको बताया किन्हीं भी दो सॉल्यूशन से अगर आपका प्रॉफिट इक्वल आता है, उन दोनों सॉल्यूशन से जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो प्रॉफिट लाइन। आइसो प्रॉफिट लाइन कौन सी हुई? किसी भी दो सॉल्यूशन को आप उठा लीजिए, उसमें आपका प्रॉफिट। तो इसमें कितनी आइसो प्रॉफिट लाइन दिखा रखी है हमें? 2। ये भी हमारी आइसो प्रॉफिट लाइन है और ये भी हमारी आइसो प्रॉफिट लाइन। ठीक है, अब बात आती है कि हम मैक्सिमाइज में कौन सा लें। बात आती है कि मैक्सिमाइज में कौन सा लें। तो मैक्सिमाइज में मत देखिएगा, हमें
ये तो आइसो प्रॉफिट लाइन के बारे में बता रखा जो मैंने बताया। इन केस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेडियो is equal to contribution of one television. This gives the concept that any point of timeline slope is minus 1.2 is the iso। वो जो मैंने बताया कि वो ये 2 पॉइंट पे अगर पैरेलल हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताना है इसमें मैक्सिमाइज वाला प्रॉब्लम। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन वी मूव दिस लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ in the northeastern direction as far as possible without removing the completely from region solution. In the adjacent figure, this movement depicted by the continuous upward shift by the objective function f means ये जो हमारा ग्राफ बना था, हम जैसे जैसे ऊपर वाले सॉल्यूशन उठाते आते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या होते जाता है, मतलब ये जो रीजन है जैसे जैसे इसकी बाउंड्री की तरफ को जाएंगे, बाउंड्री की तरफ का कोई भी रीजन जब सॉल्यूशन उठाएंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या प्रॉफिट क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो जब आप बिल्कुल फाइनली जाके क्रॉस पे टिक करेंगे तो वो आपका सबसे कौन सा प्रॉफिट होगा, मैक्सिमाइज, ठीक है। अब मैक्सिमाइज में इसने बोला ये वाला पॉइंट, तो मैक्सिमाइज में आप पॉइंट देखिए जरा देखिए डी पॉइंट है यहाँ पे, ये डी पॉइंट, इस डी पॉइंट को देखिए। डी पॉइंट में क्या कहता है, ये जो डी पॉइंट है जरा बताइए कितना रेडियो कितना टीवी है इसमें, रेडियो है 1 या मोर देन 1 और टीवी कितना है 3 ऑलमोस्ट 3। यहाँ पर अगर आपका वैल्यू फ्रैक्शनल आता है तो उसको थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जैसे आपके पास लेबर के 4 घंटे हैं और आपका टीवी बनने वाला था, केवल एक स्क्रू टाइट करना था, तो क्या लेबर छोड़ के चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा सर। अरे चल 2 मिनट और यार, कल जल्दी चले आना प्रैक्टिकलिटी में, ठीक है। तो इस वाले पे हमें ये आंसर आता है। जरा मुझे बताइए इससे प्रॉफिट कितना मिलेगा। आपको पता है एक रेडियो में कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग, 100 रुपये, 1000 टीवी में कितना कमा रहे हैं 2000 यानी कुल मिला कितना हो जाएगा 7000। इसका मतलब ये हुआ हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से किसी भी कंडीशन में 7000 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा। बट अगर वो 4000 रुपए कमा के भी खुश रह रहा था तो जो बच्चा MBA पढ़ के आया उसने उस 4000 के प्रॉफिट को सेम रिसोर्सेज से कितना कर दिया। अब बात आई MBA तो अब होता है, पहले MBA होता नहीं था। तो पहले ये सारी कैलकुलेशन किसी भी मैन्युफैक्चरर जो प्लांट होते हैं छोटे, वो उसके कहाँ से होता था, दिमाग से। उस सब पता रहता है, अकाउंटेंट को सब पता रहता है कि मैं उसको वहां बैठा हूं या नहीं बैठा हूं। कई बार क्या होता है कि वो वर्कर तो बहुत अच्छा है, उसको कहीं बैठा दो सब जगह काम कर लेगा, बट जैसे ही आपने उसके ऑर्डर किए तो RM ऑफिस से फोन आ गया, क्या फोन आता है, रेपुटेशन। कहते हैं अरे क्यों उसको परेशान कर रहे हो भाई, जब देखो तुम उसकी सीट बदल देते हो। नहीं आता वो तो यूनियन लीडर का आता है। सर अगर आजकल तो किसी नहीं की आता है सर अप्रोच किसी का अच्छी है, किसी की अप्रोच अच्छी है और आप उसको कहीं बैठा रहे हैं जहां वो नहीं बैठना चाहता, तो ये आपके लिए क्या है, एक कंस्ट्रेंट है आपके पास, ठीक है। ऐसे ही जो वर्कर फैक्ट्री में अच्छा है लेकिन वो अपना काम स्टैंडिंग होके नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन में ये भी देखना पड़ेगा कि आपका ये लोग का कौशल जी, CS हूँ। आपसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है अब आपका बच्चा समझ रहा है, ठीक है। तो सर, ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है सर, हाँ जो बाउंड्री में कहीं भी पॉइंट रहा हर जगह में सेम प्रॉफिट होगा क्या? हाँ, जैसे ये चेक कर लेते हैं, boundary- देखो इसमें देखो एक बार सर एक जगह आपने 8000 निकाले थे प्रॉफिट। वो ये मैंने अपनी इस फिगर से निकाला था। किस फिगर से? ये जो मैंने हाथ से ड्रॉ करी। ओह अच्छा।
तो कहीं ऊपर नीचे हो गया होगा ना, ठीक है। तो इसको सही से निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जब ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट प्लॉट करेंगे ना। और 8000 कैसे निकला था बता देता हूँ मैं आपको। इसमें देखिए इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट में ये रेडियो कितने बना रहा है जरा बताना। इस मोर देन पॉइंट 3, मोर देन 3 है। और तो वो जब मोर देन 4 नहीं है, थोड़ा सा, हाँ, 4 नहीं है, वो तीन है सर। नहीं हो सकता, 3.2 मान लिया। तो अगर मैं इसको कितना कर लूं, 3.2 कर लूं, तो वो 8000 की तरफ जा सकता है। मतलब एग्जैक्ट फिगर ले लूंगा, ठीक है। और बुक में भी देखिए आप, ये इन्होंने फ्रैक्शनल फिगर ले रखी, ये ले रखी है। तो फ्रैक्शनल फिगर ले सकते हैं, ये मतलब मैथमेटिकल चीज है। बस ये है कि भाई आप इतना रेडियो कैसे बनाएंगे, आप इतना टीवी कैसे बनाएंगे। तो वही वाली बात बताई मैंने, आज आप क्या करेंगे, उसको 10 मिनट ज्यादा रोक लेंगे, कल उससे आप जल्दी जाने देंगे। कल 10 मिनट में कंप्लीट कर देगा, वही एक ही चीज है ना। हाँ एक ही चीज है, ठीक है। तो सर एक बार आइसो प्रॉफिट लाइन वाला फिर से बता दीजिए बताते हैं आइसो प्रॉफिट लाइन ग्राफ में सर। हाँ ग्राफ बताता हूँ मैं। ये हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज यहाँ पे करी थी कि हमने बोला था कि 1 नंबर और 3 नंबर, इन दोनों पॉइंट्स पे हमें प्रॉफिट कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और 1 नंबर पॉइंट हमारा ये है, ये वाला, और 3 नंबर पॉइंट हमारा ये वाला है। इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए जब कोई लाइन ड्रॉ करी जाएगी, उस लाइन पर जितने भी सॉल्यूशन है सब में प्रॉफिट क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। अगर मैं आपको यहाँ से निकलवाने बोलूं तो उसका भी उतना ही आएगा, अगर मैं यहाँ से बोलूं तो उसका भी उतना ही आएगा, ठीक है। ये जो फिगर नंबर 18.2 है, इसमें जो 2 लाइन दी है, इससे कैसे हमें समझ में आ रहा है कि आइसो प्रॉफिट लाइन है, ये वाला जानना है। ये उन्होंने 2 निकाल के देखे होंगे, जैसे अच्छा, क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आ रहा है देख के सर। उसमें ये हो सकता है जब आपको वहां पे इक्वेशंस आएंगे ना, वो आपको क्या करेगा, 3 इक्वेशन दे देगा या 4 इक्वेशन देगा, और 4 इक्वेशन में आप अपनी वैल्यू रख के देखोगे, जिन 2 इक्वेशन में आपकी वो वैल्यू क्या आ जाए प्रॉफिट की, इक्वल हो जाए, तो आप बोलोगे कि ए और बी क्या है इसमें, आइसो प्रॉफिट लाइन। ओके ठीक है सर। इस तरह कुछ पूछ सकता है आपसे ना, ठीक है। चलो आगे देखो सर मेरा जो डाउट था क्लियर नहीं हुआ। बोलो क्या बोल रहा हूँ। तो मैक्सिमम तो प्रॉफिट जो बाउंड्री में हर पॉइंट में तो नहीं होगा ना, उससे कुछ। अच्छा देखो इधर ध्यान देखो, ये हमारा ये था ना क्वेश्चन। तो इसमें हमें 2 पॉइंट लेने हैं, डी और सी में सब लोग निकालेंगे कि किस में कितना प्रॉफिट बन रहा है, डी और सी में निकालिए। डी में तो 7,500 आसपास आ रहे हैं, और इसमें 5,000 आ रहे हैं। मोटा मोटा मान ले तो 7.5 नहीं आएगा, 3 से कुछ नीचे है, तो मोटा मोटा 7,000 मान लेते, ठीक है। इसमें सी में देखो, ये 5,000 आसपास आएगा। 12,000 सर। नहीं 12 क्यों आएगा, 3 पॉइंट समथिंग रेडियो है, 1 पॉइंट समथिंग वो है। तो रेडियो में आप 3,000 रुपए कमा रहे हैं प्लस 3 पॉइंट समथिंग, और इधर 2 पॉइंट समथिंग, 5 से 6। 5 से 6। तो आपने देखा जो अपर साइड में, जैसे टीवी हमारा कॉस्टली ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है या रेडियो, टीवी। तो वर्टिकल हाइट हमें इसमें ज्यादा प्रॉफिट देगी। तो वर्टिकल हाइट कहाँ पे ज्यादा है,
डी पॉइंट सी में ज्यादा है डी में ज्यादा है? इसलिए वो स्लोप के बारे में बता रहा था क्या सर, जिसका स्लोप ज्यादा है वही। हाँ तो वही वर्टिकल हाइट होगी ना, क्योंकि हमें सर ये PE में वर्टिकल ये हाइट इसकी ज्यादा है, इसकी थोड़ी क्या है कम है, ठीक है। और इसमें एक बात और है, देखो मैक्सिमाइज सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़िए राइट। और वही जो सेंटर से 45 डिग्री एंगल स्लोप बता रहा था, वही कुछ बता रहा था मैक्सिमम। सर जो ये वर्टिकल हाइट आपने डिसाइड की है, ये एक्सिस के बेस पे की है कि किस एक्सिस पे टीवी है, क्योंकि टीवी मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। और अगर रिवर्स सिचुएशन हो जाती तो सी तो इधर को पॉइंट चले जाते। हो जाता। वो तो आपने ना ग्राफ में पहला आपने रेडियो लिया तो एक्स एक्सिस में रेडियो ले लिया, इसी को रिवर्स बना सकते थे हम, तो फिर PG सी उधर पॉइंट लेके। हाईएस्ट हो जाता। हाँ फिर सी हाईएस्ट हो जाता, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ये लिखा हुआ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज गिवन बाय द फाइनल पॉइंट कॉन्टैक्ट डी, द मीटिंग ऑफ द पेंटागन वर्टेक्स एंड आइसोप्रोफिट लाइन। तो यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि पेंटागन का वर्टेक्स और आइसोप्रोफिट लाइन जहां पर क्या कर जाए, मीट कर जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये वाला देखो। इसमें 6.67 दे रहा है, इस सी वाले में कितना दे रहा है देखो, सी वाले में कितना दे रहा है 4.80 4.8, और इस वाले में कितना दे रहा है 6.67, ठीक है। तो इसमें जो है डी वाला कौन सा पॉइंट होगा हमारा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाला, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देखना है कहीं लिखा है, लिखा है सर, ये लिखा होगा। देन वी विल हैव मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नहीं ओनली एक्सेप्शन कुछ दे रहा है यहाँ पे, only exception to this rule will be then that when the isoprofit line and the boundary coincide, the slope of objective function is the same as the boundary line। कब, जब आपका ये जो ग्राफ बना है ना, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ में जो ये लाइनें बनी हैं, ये लाइन, ये आइसोप्रोफिट लाइन और इसकी ग्राफ की लाइन जब एक ही हो जाएगी तो आपके कितने सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएंगे, बहुत सारे। क्या बोला इसमें कि आपकी आइसोप्रोफिट लाइन और कांस्टेंट की लाइन जब एक दूसरे के ऊपर चलती हैं तो उस कंडीशन में आपके पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी एक से ज्यादा हो सकता है। देन वी विल हैव मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द मेन ड्रॉबैक इज द अप्रोच इज दैट प्रॉब्लम विद लार्ज नंबर कांस्टेंट इक्वेशन देयर विल बी मोर पॉसिबल पॉइंट। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि इस जो हमने सीखा है वो कहीं कहीं पर प्रॉब्लम करता है, कब, जब आपके पास बहुत सारे क्या हों, बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन भी निकल के आते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम लोग अगला जब आएंगे तो कहाँ पर आएंगे, जो नेक्स्ट क्लास करेंगे कब, जब हमारी ये कांस्टेंट वाले से हमें दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कवर करें। चलिए अभी नेक्स्ट क्लास, हाँ बोलो सर। ये जो बियॉन्ड ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन रहेगा पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सर? नो सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन। ओके सर, थैंक यू। मतलब वो फिजिबल सॉल्यूशन है ही नहीं, उसको तो हम बिल्कुल नहीं कंसीडर करें, ठीक है सर। अभी नेक्स्ट क्लास 11 बजे, अगर फॉन्ट कम पड़ जाएगा, नहीं तो मैन आवर मशीन आवर कुछ भी कम पड़ जाएगा वो करने के लिए। ऊपर जाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट फेल हो जाएगा।